चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। पहला सवाल हमारे सामने है, लिखा है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। मतलब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो उसके लिए हमारे पास बी, सी और डी तीनों सेट जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन सेट ए जो है वो किस में लिखा हुआ है, बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हमें सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम ये देखेंगे कि विच सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन अनदर, मतलब कि कौन किसका सबसेट है। तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेट ए के बारे में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स सेटिस्फाई दिस, एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स जो होगा वो इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हमने इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के सॉल्व किया तो हमें x की दो वैल्यू मिली, एक 2 मिला और दूसरा 6 मिला। तो हमें सेट ए के बारे में ये बताया गया था कि x एक रियल नंबर है और x जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी कि x इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला वो 2,6 आ गया और ये दोनों ही नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो जब आप यहाँ पे 2 रख देंगे x की जगह, दोनों जगह पर, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 आ जाएगा। खैर हमें उसमें ध्यान नहीं देना, हमें तो केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके इससे जो x की वैल्यू निकालनी थी वो a के अंदर रखनी थी। तो अब हमारे पास a आ चुका है, b हमारे पास पहले से ही है, b क्या है 2, 4 और 6। इसी तरह से c क्या है 2, 4, 6 और 8, और इसी तरह से d क्या है, d है 6। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन किसका सबसेट है। तो हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी तरह से 2, 4, 6, 2, 4, 6 बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। और इसी तरह से डी के सारे एलिमेंट भी सी में दिखाई दे रहे हैं, तो डी भी किसका सबसेट हुआ, सी का। डी के सारे एलिमेंट बी में भी दिखाई दे रहे हैं, तो बी जो है डी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। और डी के सारे एलिमेंट ए में भी दिखाई दे रहे हैं, तो डी जो है वो ए का भी क्या हो जाएगा, सबसेट। इसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सी के अंदर हैं, 2, 6 और 2, 6, तो ए जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट पहले ही हो चुका है। और देख लेते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं क्या। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमारे पास इस सवाल में 4 सेट थे और हमें ये डिसाइड करना था कौन सा किसका सबसेट होगा। तो सबसे पहले हमने ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बी, सी और डी पहले से ही रोस्टर फॉर्म में थे। इसके बाद ये डिसाइड करना काफ़ी आसान था कि कौन किसका सबसेट है। हमने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखा कि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं, तो बी सी का सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बाकियों के लिए भी लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल जो है वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। सबसे पहले हम ध्यान से सवाल को पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है इन स्टेटमेंट्स के अंदर। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। देखिए क्या लिखा है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर ट्रू होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर फॉल्स होगा तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर x एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है और a बिलोंग करता है b से, तो x भी b से बिलोंग करेगा। इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। इसको समझने के लिए
देखिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये फॉल्स होगा गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो। तो फॉल्स आ चुका है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल देने के लिए सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल ऐसा सोचना पड़ेगा, हमें एक सेट ए लेना पड़ेगा और एक बी लेना पड़ेगा और जो इस कंडीशन को प्रूव कर दे। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से। एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ये जो सेट ए है, ये सेट ए जो है पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए जो पूरा का पूरा है ये बी के अंदर मौजूद है, बी के अंदर ये एक एलिमेंट की तरह से मौजूद है। तो सेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। लेकिन क्या ए बिलोंग कर रहा है बी से? ए बी से बिलोंग कर रहा है? क्या एलिमेंट ए बी के अंदर है? एलिमेंट ए बी के अंदर इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं है, वो एक सेट के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हमने इसी चीज को साबित किया है कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। हमने यहाँ पर दिखाया कि एक एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये सेट ए है। तो सेट ए पूरा जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ए बी से बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ डी के लिए कही जा सकती है कि डी बिलोंग्स टू बी, और ये सी के लिए भी कहा जा सकता है कि सी बिलोंग्स टू बी। लेकिन स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी कहेंगे तो ये गलत होगा, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी कहेंगे तो भी ये गलत होगा, क्योंकि वो एक ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो अभी क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है वो बी का एक एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो सेट ए बी का एक एलिमेंट है, ये चीज़ सही है। लेकिन अगर आप ए बिलोंग्स टू बी लिखते हैं तो क्या है, गलत है। तो हमने उसी स्टेटमेंट को इस एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करके दिखाया कि वो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और सेट ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स बी से बिलोंग करेगा। तो इस एग्जाम्पल को मतलब इसको बार बार थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसके बाद पार्ट सेकंड है हमारे सामने कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग टू सी। हमें इसके बारे में बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है और इसको साबित करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अगर फॉल्स होगा, ये देखो, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर फॉल्स होगा तो एक एग्जाम्पल देकर उसको प्रूव करना होगा। तो करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए जरा, ए सबसेट है बी का। तो हमने सेट ए जो ले रखा है, क्या वो बी का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। ए को सबसेट कहा जा सकता है बी का। उसके बाद बी बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। तो क्या ये पूरा का पूरा सी का एक एलिमेंट है? बिल्कुल है। तो बी बिलोंग टू सी भी हमने कर रखा है। लेकिन क्या ए बिलोंग टू सी हो रहा है? ए ये है, क्या ये सी से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ए नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो हमने साबित कर दिया कि वो स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है, गलत है। एक बार फिर से समझिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए। तो ए जो सेट हमने ले रखा है वो बी का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये इसका क्या है, सबसेट है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी हमने। उसके बाद हमें इसको भी सेटिस्फाई करवाना है कि बी बिलोंग टू सी। तो बी पूरा का पूरा सी से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन इन दोनों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए भी सी से बिलोंग करेगा। ये ए है, क्या ये सी से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखिए 1 इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, एक ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सी, तो ये गलत होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 3, 1 बिलोंग्स टू सी, तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर वाला दिखाया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि देखो 1 के दोनों तरफ ब्रैकेट लगे हैं, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो इसका मतलब सेट ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा। और ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को। तो सेट बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो पार्ट सेकंड है इसको समझाने की कोशिश मैंने अच्छी तरह से की है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए अगर बी का सबसेट है और बी बिलोंग करता है सी से, तो इसका मतलब ए भी सी से बिलोंग करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट था। हमने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, कुछ एग्जाम्पल दिए हमने इसके लिए। हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। ये कंडीशन ठीक हो गई। और बी जो है वो सी से बिलोंग भी कर रहा है, ये भी ठीक हो गई। लेकिन क्या सेट ए पूरा का पूरा सी से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि सेट ए बिलोंग्स टू सी, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। तो सेट ए सी से बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले जो पार्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे जो पहले दो थे वो क्या आ गए थे? फॉल्स आ गए थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो पूरे फोकस के साथ इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। थर्ड पार्ट है ये। इसमें लिखा है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए बी सी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें इसके बारे में बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे। और हमें ये कहा गया था कि जितने भी स्टेटमेंट फॉल्स होंगे उनके एग्जाम्पल दो, लेकिन जितने स्टेटमेंट ट्रू होंगे उनको प्रूव करके दिखाओ। तो ये जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, इनमें हम कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। देख लीजिए आप। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर ट्रू है तो उसको क्या करना है? प्रूव करना है। और अगर फॉल्स है तो गिव एग्जाम्पल। ठीक है। तो जब एग्जाम्पल देना होगा तो वो अपने आप ही कहेगा कि गिव एग्जाम्पल, और जब प्रूव करना होगा तो उसको फिर हम एग्जाम्पल की मदद से नहीं कर सकते। देखिए, ये जो सवाल होते हैं इनको एग्जाम्पल की मदद से शो करना काफ़ी आसान रहता है, लेकिन जब हम इनको प्रूव करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसे पूरे फोकस से देखने की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल ये हमारा पहला स्टेटमेंट है जो क्या आ चुका है? ट्रू आ चुका है। तो अब इसको साबित करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। एक एलिमेंट एक्स है जो क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। implies that x belongs to b because b is the subset of a, sorry, a is the subset of b। देखिए, अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। इसे आप एक एग्जांपल की मदद से समझिए। मान लीजिए कि सेट a ये है। ठीक है। तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? a से। अब a जो है वो b का सबसेट है, तो b हम ये ले लेते हैं 1,2। ठीक है। ए बी का सबसेट दिखाई दे रहा है, तो क्या 1 जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा था वो बी से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है। तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से भी बिलोंग करेगा, लेकिन कब? जब ए बी का सबसेट होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से भी बिलोंग करेगा, लेकिन कब? जब ए बी का सबसेट होगा। और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। implies that x belongs to C। क्यों? Because B is the subset of C। ये चीज भी उसी की तरीके से है। अगर x B से बिलोंग कर रहा है तो x C से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि B जो है वो C का क्या है? सबसेट है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 के बारे में करके दिखाया था, 1 जो है वो A से बिलोंग कर रहा था तो B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A B का सबसेट है। इसी तरह से 1 अगर बिलोंग कर रहा है बी से, तो 1 सी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो सी का क्या है? सबसेट है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ सी। एलिमेंट एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए जो है वो सी का क्या है? सबसेट है। इसको हम इसी एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल तो हमने प्रूव कर दिया है, ए इज द सबसेट ऑफ सी आ चुका है, लेकिन बहुतों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रखा है यहाँ पे। उनको इस तरह के एग्जाम्पल ज़्यादा बढ़िया समझ में आते हैं, तो हम एग्जाम्पल की मदद से ही इसको साबित करके दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव जो है ना वो इसी तरीके से किया जाता है, उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ये एग्जाम्पल मैं केवल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ इधर की साइड। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोबारा से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं।
एक सेट हमने ए ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट था स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये लिखा जा सकता है क्योंकि स्मॉल ए इससे बिलोंग कर रहा है। अब ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो सेट बी जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो इस तरह का ले रहा हूँ कि उसके अंदर ए आ जाए, ए बी और सी, ये मैंने सेट बी ले लिया, ठीक है। तो क्या ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन कब, जब कैपिटल ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो जो सेट सी हम लेंगे वो इस तरह का लेंगे कि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ जाएं। तो ए बी सी और डी, इस तरह से हमने ले लिया। तो क्या ए जो है वो सी से भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अब अगर ए सी से बिलोंग कर रहा है तो क्या हम इसको सी का सबसेट कह सकते हैं, सी का, ए के दोनों तरफ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्या हम इसे सी का सबसेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसको ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, ए के। तो ए जो है वो सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल की तरह से हमने करके दिखाया। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर ट्रू आएगा तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हमें इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है। और ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी ही, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं समझा तो आगे इसके जैसे और भी बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आने वाले, फिर आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी और आगे ये आपके लिए नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए जरा। हमने माना एक एलिमेंट एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है। अब अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से भी बिलोंग करेगा, लेकिन कब, जब ए बी का सबसेट होगा। अब अगर एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो वो सी से भी बिलोंग करेगा, लेकिन कब, जब बी सी का सबसेट हो। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी का सबसेट है, तो अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो वो सी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एक्स जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट ए है ये कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा था, और यही एलिमेंट ए जो है वो सी से भी बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट ए के दोनों तरफ ब्रैकेट लगाने के बाद वो सी का सबसेट बन जाता है, और इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते ये क्या बन गया, ए बन गया। तो ए जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। तो मैंने कोशिश काफ़ी की है आपको ये समझाने की, उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा। और नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट कर करके इसको देखिए और ख़ुद भी कॉपी पे इसकी कैलकुलेशन करिए, तो आ जाएगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए, पहली बात तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, और हमारे क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो गलत होंगे उनके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल देना हमारे लिए आसान होता है बजाय उसको प्रूव करने के। तो बहुत ही आसानी से हम कुछ यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप जरा, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखो जरा। ए बी का सबसेट नहीं है, तो देखो हमारे में ए क्या बी का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई। बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो बी सी का सबसेट है क्या, नहीं है, क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं। बी सी का सबसेट तभी हो सकता था जब बी के सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते, तो बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, नहीं है। लेकिन क्या ए सी का सबसेट नहीं है, क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद नहीं है, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हैं, तो ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। वो कह रहे थे कि नहीं हो सकता, तो हमने दिखा दिया यहाँ पे हो सकता है। तो अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ए सी का सबसेट हो सकता है। आप इन एग्जांपल्स में दोबारा से देख लीजिए, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है, साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वो स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ, और हमने एक अच्छा एग्जाम्पल देकर इसको समझा दिया। आप कुछ और भी एग्जाम्पल देकर इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 ले सकते हैं, यहाँ 3 4 ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 1 2
3 4 तो मत लेना, 1 2 5 6 वो ले लें। तो वहाँ पे भी आप इसी तरह से कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आसान वाला पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। चलिए खैर, फिफ्थ पार्ट में भी हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहले इसको समझ लेते हैं। एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है और ए जो है वो एक दूसरे सेट बी का सबसेट नहीं है। तो क्या एक्स बी से भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में हमें बताना है। मतलब कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये बताना है। तो फिलहाल तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसको साबित करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे। हम एक सेट ए लेंगे और दूसरा सेट बी लेंगे। पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो इस तरह के 2 सेट यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट ले लिए, एक सेट ए है और दूसरा बी है, और साफ दिखाई देता है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे लिखा है ए बी सी और वहाँ पे लिखा है ए डी सी। तो क्या एलिमेंट बी वहाँ पर मौजूद है? नहीं है। ठीक है, मतलब इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको उसका सबसेट नहीं कह सकते। ठीक है, अब इस एलिमेंट बी पर फोकस करो। एलिमेंट बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या एलिमेंट बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। एलिमेंट बी ए के अंदर है, लेकिन एलिमेंट बी कैपिटल बी के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा था कि होगा। उसने बोला कि ऐसा होगा कि अगर एक एलिमेंट एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट नहीं है तो एलिमेंट एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। तो वो गलत कह रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि एलिमेंट बी सेट ए से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और ए जो था वो बी का सबसेट नहीं था। तो एलिमेंट बी ने कैपिटल बी से भी बिलोंग नहीं किया। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस बार मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5। सबसे पहले ये देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। सारे क्या, एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो हम ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते। अब इसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि हमने एलिमेंट 1 लिया, वो ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या एलिमेंट 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। दूसरा केस, एक और एलिमेंट ले लिया 2, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, और एलिमेंट 2 जो है वो बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल की मदद से हमने ये समझा दिया कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो एग्जाम्पल दिए गए हैं 2, उससे आपकी समझ में आ गया होगा। आप भी कुछ एग्जाम्पल अपने पास से लेकर इसको खुद से फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आखिरी पार्ट करते हैं। अब ये जो 6 पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि अगर ए सबसेट है बी का और एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले तो बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। अब जो ट्रू थे ना स्टेटमेंट, उन्हें हमें प्रूव करके दिखाना था, उनका एग्जाम्पल नहीं देना था। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट x है जो बिलोंग करता है a से। लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, देन इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। क्यों? बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा। कब? जब a b का सबसेट होगा तब। ये चीज़ हम पिछले के पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इसको देख चुके हैं हम पीछे के पार्ट में। तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है वो b से भी बिलोंग करेगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिखा है कि x b से बिलोंग कर ही नहीं रहा, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो फिर x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये प्रूव किया गया है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देके भी समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से देखिए, अगर कोई एलिमेंट x a से बिलोंग करता है तो वो b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a जो है ना b का क्या है, सबसेट है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लो कि सेट a है। दोबारा से समझा रहा हूँ ये बात मैं तुम्हें। मान लो कि सेट a है, उसके अंदर एक एलिमेंट 1 है, और सेट b है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो a जो है वो b का सबसेट है, और एलिमेंट 1 a से भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट 1 जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट 1 अगर a से बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट है,
तो एलिमेंट 1 बी से भी बिलोंग करे। ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि अगर एलिमेंट x a से बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट है तो एलिमेंट x b से भी बिलोंग करेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एलिमेंट x तो b से बिलोंग कर ही नहीं रहा। अगर एलिमेंट x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर वो a से बिलोंग भी नहीं कर सकता। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, इतना प्रूव में समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम एक सेट ले लेते हैं A, जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं A B, और दूसरा सेट B ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है A B और C, ठीक है। और एक एलिमेंट D ले लेते हैं जो B से बिलोंग नहीं कर रहा है। एलिमेंट D B से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो क्या एलिमेंट D A से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। जबकि हमने साफ देख रहे हैं कि A जो है वो B का क्या है? सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं। तो A B का सबसेट है। एक एलिमेंट D है जो B से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो फिर A से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये इसका सबसेट है और इससे कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो वो इससे भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो हमारे ट्रू फॉल्स थे ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह से थे, मतलब हमें 6 नए रिजल्ट मिल गए हैं जो आगे के सवालों में हमारे काम आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला प्रूफ आपकी समझ में आ गया होगा और बार बार रिपीट करके देखिएगा जिससे अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो अब हमारे सामने है मिसलिनियस का एक और इम्पोर्टेंट सवाल। मैं इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। तो इस सवाल में क्या है कि दे रखा है लेट A B एंड C बी द सेट सच दैट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, शो दैट B इज इक्वल टू C। सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है ना, ये शो दैट का क्वेश्चन है और इसको आप क्योंकि कई लोग इसको एग्जाम्पल दे के करवाते हैं, तो ये जो प्रूव करने के सवाल होते हैं इनमें आप कोई एग्जाम्पल दे के नहीं कर सकते। इसके लिए तो वही चीज़ें चलानी पड़ेगी कि लेट x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B, उस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर अगर इन सवालों को करेंगे तो वो एग्जाम में गलत माने जाएंगे। उस तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि जो प्रूव करने के सवाल हैं वो किस तरह से किए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 30 देखो। इसमें लिखा है कि शो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। तो इसके लिए इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, बस वही बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू करते हुए इसको प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही हमारा जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे। अगर आप कोई एग्जाम्पल देकर इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। इसमें वही सब चीज़ें करेंगे बिलोंग्स टू वाली, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा पूरे फोकस के साथ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो आपके लिए ज़्यादातर नई होंगी, ठीक है। तो जब हमें B को C के इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू B, इस तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा स्टेप कोशिश करिएगा समझने की। अगर x B से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, ये साइन होता है इम्प्लाइज दैट का। अगर x B से बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। बताइए ये बात समझ पा रहे कि नहीं। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक सेट B है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट 2 है, ठीक है। और एक A है जिसके अंदर 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले तो A यूनियन B देख लो क्या आएगा। A यूनियन B का मतलब है A के और B के सारे एलिमेंट, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि B का एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 जो है वो B से बिलोंग कर रहा है। क्या 1 A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो यही तो मैंने लिखा कि अगर x B से बिलोंग करता है तो x जो है वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट ले लो 2 बिलोंग करता है B से, ठीक है। तो क्या 2 A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से सही है। अगर एलिमेंट x B से बिलोंग करता है तो वो उनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। अगर एलिमेंट x C से बिलोंग करता है तो एलिमेंट x A यूनियन C से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बात समझ लेनी चाहिए आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू A यूनियन B की जगह क्या हम A यूनियन C लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए साइड में यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज A यूनियन B
इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है। ठीक है, ये रफ काम को थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब ये जो आई है चीज़ हमारे सामने, इससे देखो हमें क्या पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि x या तो a से बिलोंग कर रहा होगा या फिर x c से बिलोंग कर रहा होगा। इसको भी वहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते। अगर x a यूनियन c से बिलोंग करता है तो इसका मतलब या तो x सेट a में से आ रहा होगा या फिर x सेट c में से आ रहा होगा। ठीक है, तो दिखा देता हूँ इसको भी। तो इसको हम ये जो साइड में मैंने एग्जाम्पल लिखा ना, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, सेट ए के एलिमेंट हैं ए कोमा बी और सेट सी के एलिमेंट हैं बी डी और सी। ठीक है, और ए यूनियन सी में क्या आएंगे, दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमने यहाँ से एक सेट ए ले लिया है, सेट ए। देखो सेट ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ए यूनियन सी से बिलोंग। तो क्या एलिमेंट ए सेट ए से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी से बिलोंग करता है तो या तो वो ए से बिलोंग कर सकता है या फिर वो सी से बिलोंग कर सकता है या फिर वो दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि अगर x ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है तो या तो वो ए से बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो सी से बिलोंग कर रहा होगा और या फिर वो दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो दोनों से ही बिलोंग करे, लेकिन ये हमेशा जरूरी होता है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऑल्सो x बिलोंग्स टू बी भी है। ठीक है, x a से भी बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है। अब x दोनों से बिलोंग अगर कर रहा है तो क्या वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा? x a इंटरसेक्शन b से बिल्कुल करेगा। देखो भाई, एक एलिमेंट x है जो a से भी बिलोंग कर रहा है और वो b से भी बिलोंग कर रहा है। a से बिलोंग करता है ये हमने यहाँ पे दिखाया, और b से बिलोंग करता है वो ऊपर हमने लेट कर रखा था। तो एक एलिमेंट x a से भी बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी 100% बिलोंग करेगा। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पर। ये एलिमेंट 2 है, a से भी बिलोंग कर रहा है, और एलिमेंट 2 b से भी बिलोंग करता है। जब हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो क्या आएगा निकल कर? दोनों का कॉमन आएगा। तो दोनों का कॉमन क्या है? 1 2। तो क्या एलिमेंट 2 a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट x a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी 100% बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर x a इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। और ये चीज़, ये जो मैंने लिखी है, ये इसके जैसी बिल्कुल नहीं है, इसके जैसी। देखो यहाँ पे यूनियन था तो हमने और लगाया था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हमने क्या लगाया? एंड लगाया। दोनों का मतलब एक बार फिर से समझते हैं। अगर x बिलोंग करता है a यूनियन b से तो या तो वो a से बिलोंग करेगा या फिर वो c से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर वो a इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है तो उसको दोनों से बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पार्ट आता है। तो अगर x दोनों के कॉमन पार्ट से बिलोंग करता है तो वो दोनों से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या है कि इस वाले को छोड़ते हुए इस पे फोकस करते हैं। देयरफॉर x बिलोंग्स टू c। अब x b से भी बिलोंग कर रहा है और x c से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि b इज द सबसेट ऑफ c। b जो है वो c का क्या बन चुका है? सबसेट बन चुका है। और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। देखो भाई, एक एलिमेंट x है जो b से भी बिलोंग कर रहा है और c से भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा तभी तो हो सकता है कि जब b c का क्या होगा? सबसेट होगा। इसको समझने के लिए ना आप यहाँ पे देखिए, एलिमेंट 2 है, b से भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट 2 a से भी बिलोंग कर रहा है। तो b जो है वो a का सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि a के सारे एलिमेंट b के अंदर मौजूद है। इस पे फोकस कर लो। एलिमेंट x b से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट x a से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब b जो है वो a का क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। इसी तरह से हमारे में था एलिमेंट x b से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट x c से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब b जो है वो c का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक और पार्ट है। ये जो चीज़ें हमने की हैं वहाँ पे दोबारा से रिपीट होंगी, तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को दोबारा से समझेंगे। तो अपने सवाल को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू c।
इसकी वजह देखिए क्या है, हमें अपने क्वेश्चन में बी को सी के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले पार्ट में हमने किया था एक्स बिलोंग्स टू बी, और अब हम दूसरे पार्ट में क्या लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी। इसके बाद दूसरा स्टेप था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहाँ पे दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। यहाँ पे सी लिया था तो ए यूनियन सी आ गया था, और यहाँ पर हमने बी लिया है तो ए यूनियन बी आया था। ठीक है, फिर हमने ए यूनियन बी को बदल के ए यूनियन सी लिख दिया था। यहाँ पे ए यूनियन सी को बदल कर क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी लिखा जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक तरह से हम पिछला पार्ट ही पूरा रिपीट कर रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद इसका अगला स्टेप होगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब या तो वो ए से बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो बी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। पिछली बार भी देखो हमने ऐसा ही किया था, देखो यहाँ पर इस पे फोकस किया था, लिख दिया था नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। ऊपर से यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, ऊपर वाला लेंगे एक्स बिलोंग्स टू सी, इस तरह से लिखा जाएगा। अब अगर एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट से बिलोंग करता है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से 100% बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया था काफ़ी देर तक। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी की जगह देखो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो अगर यूनियन होता है तो और लगाया जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड लगाया जाता है। अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो वो उन दोनों में से किसी एक से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद इस पे फोकस करिए और उस पे फोकस करिए, वो जो ऊपर लिखा। शुरुआत हमने की थी एक्स बिलोंग्स टू सी से, और एंड कहाँ पर किया, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है, सी सबसेट है किसका, बी का। सी इज द सबसेट ऑफ बी। पिछले वाले को देखो जरा, शुरुआत की थी एक्स बिलोंग्स टू बी से और एंड कहाँ पे किया, एंड देखो कहाँ पे किया, एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, और यहाँ पर सी जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि शुरुआत में एक्स सी का एलिमेंट था, अब जो एक्स है वो बी का एलिमेंट भी बन चुका है। तो इसका मतलब सी इज द सबसेट ऑफ बी। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, ये देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है। पहली में तो पता चला था कि b इज द सबसेट ऑफ c, और दूसरी में पता चला c इज द सबसेट ऑफ b। यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो सेट एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। इसे भी आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए। मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट ए बी हैं, और दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट भी ए बी हैं। तो ये इसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल भी है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो इस सवाल में वैसे तो क्या होता है कि जो चीज़ आप एक बार करते हैं उसी को आपको दोबारा से क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। और ये सवाल इसी तरीके से प्रूव किया जाता है। बहुत से लोग इसको आसान बनाने के लिए इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं। तो जितने भी प्रूव करने के सवाल हैं उनको आप एग्जाम्पल डाल के बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसा ही हमने ट्रू फॉल्स में भी देखा था, उसमें बोला था कि फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ट्रू है तो प्रूव करो। ऐसे यहाँ पे अगर हमें प्रूव करना है तो ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा, बिलोंग्स टू लगाकर, क्योंकि हमारी बुक एनसीईआरटी में भी यही मेथड दिया गया है। इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। उम्मीद है कि आप सवाल समझ गए होंगे। अच्छे से समझने के लिए बार बार रिपीट कर करके उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, और अगले जो लेक्चर होगा उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चीज़ों से डरिए मत बिल्कुल भी, उनको देखकर उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए ताकि वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हिम्मत हार दी तो पूरी बुक पड़ी हुई है अभी समझने के लिए, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।